हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई-लर्निंग क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ एक्चुअल में हिस्ट्री वाला टॉपिक है। हिस्ट्री की भी काफी डिमांड थी। कुछ लोगों की डिमांड जिस तरीके से कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था कि ज्योग्राफी के लिए है, तो ज्योग्राफी की क्लास में कल डाल दूंगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास एक दो दिन में मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास की ज्यादा आप टेंशन ना लो, सारी क्लासेस में आपके लिए पढ़ाता रहूंगा, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की भी हाँ थी कि सर साइंस की और क्लासेस दीजिए, तो साइंस की क्लास एक दो दिन में दे दूंगा, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो हो पाती है एक्चुअल में। तो आप इस बात की फिक्र ना करें कि मैं क्लास के लिए आप बोल रहे हो मैं सारी क्लासेस देता रहूंगा। देखो, ये सबसे एक अच्छी बात और अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए, आपने सबने पढ़ भी ली होगी कि एनटीपीसी के लिए डेट का अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने। बस दुआ इस बात की है कि गवर्नमेंट अपनी बात पर टिकी रहे, फिर ऐसा ना हो कि फिर इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, तो ऐसा ना हो। मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि 15 दिसंबर के बाद से एग्जाम शुरू हो जाए, सभी का एग्जाम हो जाए, और जितने भी मेरे पढ़ने वाले हैं, जहां भी जो भी तैयारी कर रहा है, उम्मीद करूंगा कि सबका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। तो जितने भी दोस्त हैं भाई, सबके सब लग जाओ तैयारी पे। काफी सारी वीडियोस मैंने इसमें डाल दी है, जोश के साथ ऐसी तैयारी कि इसके बाद ये चांस नहीं देखना है कि कहीं और तैयारी कर लेंगे, कभी और तैयारी कर लेंगे, कभी नहीं, अभी और आज से। ठीक है, टाइम भी है हमारे पास, सितंबर पूरा है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर का आधा महीना है, तो हमारे पास अभी 3.5 महीने हैं। 3.5 महीने में अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और देखोगे हमारी जो एकता थी, स्टूडेंट एकता, छात्र और टीचर्स एकता, वो काम आई आज टीचर्स डे पर। जैसे आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे पर एक अच्छा गिफ्ट मिला, सभी की एकता का परिणाम है। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे भी बोला था कि सर आप वीडियो बनाइए, कमेंट में भी था। देखो, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि अभी मेरे पास इतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इतने सारे व्यूवर्स नहीं है। वैसे मैंने ट्वीट किए हैं, आप मेरे ट्विटर पे जाओगे तो मैंने ट्वीट किए हैं, भले ही वहां पर लोग मुझसे नहीं जुड़े हुए। अभी मैंने भी अकाउंट बनाया था ट्विटर पे, तो अभी वहां पर मैंने किसी को जोड़ा नहीं। एक्चुअल में किसी स्टूडेंट को भी नहीं बताया मैं ट्विटर पे हूँ, तो मैंने वहां पर ट्वीट किए जरूर है। ठीक है, ट्विटर भी किए और फेसबुक पे भी, जहां भी मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूं मैंने वहां पर जरूर पोस्ट किया है अपनी तरफ से। चलो देखोगे, आज हिस्ट्री वाले टॉपिक में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका कुषाण वंश। कौन सा होगा? कुषाण वंश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें। देखो, हम जो सीरीज पढ़ रहे थे आपके लिए कि इंडियन इन्वेडर और विदेशी जो इन्वेडर थे उनकी हम इंडियन डायनेस्टी और विदेशी डायनेस्टी की हम बात कर रहे थे, तो उसमें विदेशी डायनेस्टी में हम इंडो-ग्रीक पढ़ चुके थे हिस्ट्री के अंदर, शक शासक हम पढ़ चुके थे हिस्ट्री के अंदर। तो उसमें ये तीसरा था, वो कौन सा था? कुषाण डायनेस्टी के अंदर हमको पढ़नी थी। पूर्व मौर्योत्तर काल के अंदर हम ये सारी चीजों को पढ़ रहे थे, पोस्ट मौर्य पीरियड। तो उसमें कुषाण वंश की हम बात करेंगे दोस्तों। देखो, अगर कुषाण वंश की बात की जाए, अच्छे से समझोगे सारी स्टोरी को, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एक ही बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, एक्चुअल में था क्या, ये कुषाण वंश एक्चुअल में आया कहां से? ये भारत का वंश नहीं है, ये कुषाण वंश ये चाइना का वंश है। कहां का है? चाइना का। मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू इस चीज को बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा सा इसका फिगर बन जाए, तो आपको समझने में सारी चीजों की आसानी होगी। देखो, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं अभी, लेकिन मेरे मैप पे डाउट मत करना, मैं मैप बहुत अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, जो लोग मुझसे क्लास में पढ़े वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं क्लास में तभी मैप बनाता था जब मैं पढ़ाता था। यहाँ पहले इसलिए बना लेता हूँ जिससे कि टाइम हमारा सेव रहे, क्योंकि मैप बनाने में काफी टाइम लग जाता है, चीजों को वहां डिजाइन करो, मैप बनाओ, तो क्लास उसी में खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं पहले ही मैप बना लेता हूँ। देखो, एक्चुअल में था क्या कि यहाँ पर ये चाइना वाला पोर्शन है, ये वाला कौन सा है? चाइना वाला पोर्शन है। इस चाइना वाले पोर्शन में यहां पर एक कबीला था। क्या था? एक कबीला था, नॉट वंश, नॉट डायनेस्टी, कबीला, और इसका नाम था यूची कबीला। कौन सा था? यूची कबीला। ये कबीले के अंतर्गत जो डायनेस्टी थी, वो डायनेस्टी कौन सी थी? कुषाण डायनेस्टी थी। यहां पर चाइना की बात बता रहा हूं दोस्तों मैं, चीन के अंदर ये कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। इस यूची कबीले का ही कुषाण वंश था। इस यूची कबीले ने वहां पर एक और कबीला था जिसका नाम था ताहिया कबीला। क्या नाम था? ताहिया कबीला। इस ताहिया कबीले को वहां पर हराया।
ध्यान से सुनना, ताहिया कबीले को यूची कबीले ने हराया, लेकिन यूची कबीले में जिसने ताहिया कबीले को हराया वो थे कौन? कुषाण। कौन थे? कुषाण थे एक्चुअल में, जिन्होंने ताहिया को हराया था। ताहिया का वहां पर चाइना के अंदर बहुत ज्यादा वजूद था, काफी इनकी मतलब पावर थी एक तरीके से कहा जाए। तो इनको जिन्होंने हराया कुषाणों ने, तो इन कुषाणों का, ये कुषाण वंश था, कुषाण डायनेस्टी थी वहां पर, इसका जो सरदार था, इसका जो नेता था कुषाण डायनेस्टी का, मैं फाउंडर भी कह सकता हूं, इसको आगे पढ़ाऊंगा तब मैं चीजें डिस्कस करूंगा, उसका नाम था कुजुल कडफिसस। क्या नाम था? कुजुल कडफिसस। ये कुजुल कडफिसस था कि इनको हराते हुए और ये पूरी हिमालय की जो पहाड़ियां थी इनको पार करते हुए जब हमारे उत्तर भारत की ओर बढ़ता है, तो ये उत्तर भारत में आने के बाद, ये उत्तर भारत में कहां पर आता है? जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। कहां पर? अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ये भारत में आता है। देखो अफगानिस्तान उस टाइम पर भारत का ही हिस्सा था, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। तो जब ये जम्मू कश्मीर में आता है तो यहां पर जो राजा था, एक मिनट, यहां बहुत गर्मी है, तो यहां पर जो राजा था दोस्तों, उस राजा का नाम था हरमोयस। उस राजा का नाम क्या था? हरमोयस। तो हरमोयस राजा को वो हराता है। कौन? कुजुल कडफिसस। ये हरमोयस राजा को हराने के बाद जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कुषाण डायनेस्टी थी, जो अंडर किसके थी? कुजुल कडफिसस के थी, वो कुजुल कडफिसस जब भारत में जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर आक्रमण करेगा तो यहां पर हरमोयस नाम का एक राजा था, उसको हरा देगा। उसको हराने के बाद क्या होगा, ये भारत के इस क्षेत्र पर कंट्रोल कर लेगा। जो ऊपर वाला क्षेत्र मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, और यहां पर जो था ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र था, ये वाला, ठीक है, ये नीचे पाकिस्तान है इसके, ठीक। तो इस क्षेत्र पर ये कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि ये ऐसे करके आया था, इस तरीके से इसने कंट्रोल किया था इधर वाले क्षेत्र में आने के बाद। क्लियर यहां तक पॉइंट? यहां तक बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा देखोगे, जानने वाली बात इसमें क्या क्या है। डस्टर कहां गया? चलो इसी से साफ कर देते हैं। चलो ठीक है, आप नोट करते चले जाना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही फिगर से आप नोट करोगे तो जल्दी समझ में आएगी। अब देखो यहां पर क्या होगा, जो कुषाण वंश है इसका फाउंडर भी किसको माना जाएगा? अब यहां से क्वेश्चंस आते हैं, फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो देखो ये फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, तो कुषाण डायनेस्टी का जो फाउंडर होगा दोस्तों, इसका नाम क्या होगा? कुजुल कडफिसस। क्या नाम होगा? कुजुल कडफिसस। ये कुजुल कडफिसस था, जो फाउंडर किसका था? ये फाउंडर था कुषाण वंश का। कुषाण वंश की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई थी? कुजुल कडफिसस के द्वारा की गई थी। पहली बात तो ये बात क्लियर रखनी है आपको। दूसरी बात यहां पर ये क्लियर रखनी है आपको कि भारत आने के बाद कुजुल कडफिसस ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी, उस कैपिटल का नाम क्या था? तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला। कि इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया था? तक्षशिला को इसने अपनी कैपिटल बनाया था। ही मेड हिज कैपिटल, किस क्या बनाया था? तक्षशिला को इसने अपनी कैपिटल बनाया था। एक ये पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसने जो कॉइन्स इश्यू किए थे, इसने जो सिक्के चलाए थे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए थे। किसके? तांबे के सिक्के चलाए थे। तो लिख लोगे इसमें, लिखोगे, इसने सिर्फ तांबे के सिक्के, केवल तांबे के सिक्के, केवल तांबे के सिक्के चलाए थे। और क्या किया था कि इसने तांबे के जो सिक्के चलाए थे अपने, इन सिक्कों के एक साइड में, अभी मैंने एक राजा का नाम लिया था आपको जो कश्मीर में था, जिसको हराया था इसने, हरमोयस। एक साइड में तो इसने हरमोयस का चित्र बनवाया और एक साइड में इसने अपना खुद का भी चित्र बनवाया था। तो ये वाली बात याद रखनी है कि तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? कुजुल कडफिसस ने किए थे। एक पॉइंट इसमें याद रखना है दोस्तों कि कुजुल कडफिसस ने जो उपाधि धारण की थी, उपाधि टाइटल इसने जो लिए थे, उसमें एक तो महाराजा धीराज की उपाधि ली थी इसने, महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, और एक ली थी इसने धर्म तिथ की उपाधि।
देखो दो उपाधियां इसने धारण की थी, एक तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और एक इसने उपाधि धारण की थी दोस्तों धर्मतीर्थ की उपाधि इसने धारण की थी। दो उपाधियां इसने धारण की थी। देखो इसकी टाइम ड्यूरेशन के बारे में कहा जाता है, तो ये फिक्स नहीं है सारी चीजें, लेकिन कहा ऐसा जाता है, कभी आपसे पूछ ले पेपर वाला कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 15 एडी से लेकर 65 एडी तक था। कितना था? 15 एडी से लेकर 65 एडी तक का इसका टाइम ड्यूरेशन रहा था। तो ये हरी बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है? कुजुल कड़फिशस के बारे में याद रखनी है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आपसे ये पूछ लेगा कि कुषाण डायनेस्टी जो थी और यहाँ के जो लोग थे कहां से आए थे, तो ये माइग्रेट करके कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया लिखोगे। यहां पर क्या लिखोगे? सेंट्रल एशिया लिखोगे। कुषाण माइग्रेटेड सेंट्रल एशिया। कहां से आए थे? माइग्रेट होके सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से माइग्रेट होकर यहां पर आए थे। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके कबीले का नाम क्या बताया था मैंने? यूची कबीले का नाम था। यूची या ताखरिन, दो नाम बता रहा हूं मैं यहां पर। लिखोगे लिखोगे इनके कबीले का नाम यूची या दूसरा और ताखरिन। ये दो कबीले थे इनके, यूची और ताखरिन कबीले से थे। या ऐसे लिख सकते हो ही एसोसिएटेड हिज यूची एंड ताखरिन कबीले को जो भी बोलते हैं वो लिख देना, ठीक है। तो ये दो कबीले से थे, यूची और ताखरिन कबीले से इनका लिंक था। तो इतनी बातें आपको कुजुल कड़फिशस और कुषाण वंश में शुरुआत में याद रखनी है। इससे ज्यादा कुछ भी पॉइंट यहां पर नहीं आना। अच्छा, एक इसने अपना कॉइन्स पर धर्मतीर्थ करके, जैसे धर्मतीर्थ था, ये इसने अपने कॉइन्स पर लिखवाया था धर्मतीर्थ भी। ये उपाधि भी धारण की थी और इसे अपने कॉइन्स पर भी धर्मतीर्थ लिखवाया था इसने। बस इतना याद कर लेना है। इसके आगे हेडिंग डालोगे दूसरी दोस्तों, इसका बेटा था कुजुल कड़फिशस का, जिसका नाम था बिम कड़फिशस। क्या नाम था? बिम कड़फिशस इसके बेटे का नाम था। ये सारे आप जल्दी से इसका वो कर लो स्क्रीनशॉट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बिम कड़फिशस की बात की जाए जो कि कुजुल कड़फिशस का बेटा था, तो बिम कड़फिशस सबसे पहली बात है फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। मैं नाम लिख देता हूं पहले, बिम कड़फिशस, ठीक है। पहले तो नाम लिखोगे सभी, बिम कड़फिशस। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। यह कुषाण वंश का वास्तविक शासक था। रियल फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपसे पूछ सकता है, बताइए कि कुषाण वंश का वास्तविक शासक कौन था या कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का संस्थापक तो कुजुल कड़फिशस था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? बिम कड़फिशस वास्तविक संस्थापक था। एक बात तो आपको याद रखनी है। दूसरा मोस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है इसके बारे में कि इसने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसके? गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स, गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स, ठीक है। ही इश्यूड बाय गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स। इसके द्वारा गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स के सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा सोने और तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। सोने और तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बता दूं कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर किसने जारी किए थे? तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे बिम कड़फिशस ने। एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन सा पहला शासक था जिसने सोने और तांबे के सिक्के एक साथ दोनों जारी किए थे। तब भी आंसर क्या दोगे आप? बिम कड़फिशस ही इसका आंसर दोगे। तो इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी, कई सारी उपाधियां इसने भी धारण की है, तो उपाधि पर हम नहीं जाएंगे, ये बात अलग रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसके सिक्के पर एक साइड में तो ये यूनानी लिखा रहता था। इसके सिक्के पर एक साइड में तो यूनानी वगैरह भाषा लिखी रहती थी और एक साइड में आपका खरोष्टी लिखी होती थी। एक साइड में यूनानी और एक साइड में खरोष्टी लिखी होती थी।
तो ये भी आपको याद रखना है कि यूनानी और खरोष्टी किसके सिक्कों पर लिखी हुई थी, तो वो भी बिम कडफिसस के सिक्कों पर लिखी हुई। देखो ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि इसके सिक्कों पर एक तो शिव, एक नंदी और एक त्रिशूल, इन तीन के भी चित्र थे। इसके सिक्कों पर ये तीन चित्र भी मिलते थे भाई, किस किसके, शिव के मिलते थे, नंदी के और त्रिशूल के मिलते थे। इसलिए कहा जाता है कि विम कडफिसस शैव वंश का अनुयायी था, शैव वंश को मानता था। भाई शैव वंश कौन सा है, मैं कौन सा वंश बोल रहा हूं, शैव वंश। शैव वंश वो है जो शिव को मानने वाले होते थे, उनको शैव वंशी बोला जाता था। तो शैव वंश को मानने वाला कौन था, विम कडफिसस था। तो ये भी पेपर में आपके में कई बार आ जाता है कि शैव धर्म को मानने वाला कौन था, ये था। तो देखो ये नंदी, शिव और त्रिशूल, ये इसके सिक्कों पर 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, काफी इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट्स यहाँ पर रहने हैं। ठीक है भाई, देखो आगे इसमें एक पॉइंट और लिख लो, देखो इसमें लिखना ना, देखो इसके सिक्कों पर, देखो इसके सिक्कों पर महाश्वस वर्ड भी लिखा था, महाश्वस। या ऐसे लिख दो इसको, पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसने महाश्वस की उपाधि धारण की थी, महाश्वास की उपाधि भी इसने धारण की थी। बस इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं है, इतना ही पॉइंट रहेगा आपको विम कडफिसस से, बहुत ज्यादा नहीं है इन दोनों के बारे में, जो मैंने पॉइंट बताया इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। अब देखोगे हम बात जो करेंगे वो करेंगे अगले शासक की, और इसका नाम क्या होगा दोस्तों, कनिष्क। क्या नाम होगा, कनिष्क। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विम कडफिसस का टाइम जानना चाहते हो तो विम कडफिसस का टाइम है वो 65 से 78 तक लिया गया है, 65 से 78 तक विम कडफिसस का बताया है। अब देखो कनिष्क की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट कनिष्क के बारे में यही आता है कि कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। क्या नाम था इसका, कनिष्क। सबसे महत्वपूर्ण शासक कुषाण वंश का कनिष्क था। अब देखो कनिष्क के बारे में सबसे ज्यादा जो विवाद है वो इसकी राज्याभिषेक की जो तिथि थी या इसके टाइम ड्यूरेशन को लेकर काफी विवाद है कि इसका शासन कब से कब तक रहा है। लेकिन इसके विवाद में भी यहां पर एक क्लियर है कि इसका जो राज्याभिषेक है वो 78 AD बताया जाता है। कितना, 78 AD इसका राज्याभिषेक का टाइम है। हिज कोरोनेशन डे, इसको बोलते हैं कोरोनेशन डे, हिज कोरोनेशन डे, कोरोनेशन डे, हिंदी में बोलेंगे इसको राज्याभिषेक दिन, राज्याभिषेक, जिस दिन ये गद्दी पर बैठा था उसको बोला जाता है। तो ये 78 AD को गद्दी पर बैठा जाता था और 78 AD को ही इसने शक संवत की शुरुआत की थी। किसकी, शक संवत की शुरुआत की थी। हमारे यहाँ पर जो पंचांग चलता है इस टाइम पर वो कौन सा पंचांग होता है, शक संवत चलता है। हमारे यहाँ पर इंडियन उसमें शक संवत पंचांग चलता है और ये कनिष्क के द्वारा लाया गया था, 78 को ही लाया गया था। जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तब इसने शक संवत की शुरुआत की थी 78। तो 78 से लेकर जो इसका टाइम पीरियड लिया जाता है वो 144 तक लिया जाता है, 144 AD तक लिया जाता है। 78 AD से लेकर 144 AD तक का कनिष्क का पूरा टाइम ड्यूरेशन लिया जाता है। एक बात तो यहां पर ये बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि कनिष्क जो था इसने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। देखो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर है जिसको हम पहले क्या बोलते थे, पुरुषपुर। ये किसी स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन पूछा था कि सर पुरुषपुर कहां पर है या इसका पुराना नाम, इसका नया नाम क्या है। तो पुरुषपुर को आजकल हम क्या बोलते हैं, पेशावर। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेशावर इसको बोलते हैं। तो जो पेशावर है इसको पहले पुरुषपुर बोला जाता था और इसकी स्थापना, इसका फाउंडर कौन है, कनिष्क है। कौन है, कनिष्क। मतलब पुरुषपुर की जो स्थापना की है वो किसके द्वारा की गई है, कनिष्क के द्वारा की गई है। तो जब इसने स्थापना की पुरुषपुर की तो इसको पुरुषपुर को ही इसने अपनी क्या बनाया था, कैपिटल बनाया था।
क्या बनाया था? कैपिटल। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लोगे कि कनिष्क ने पुरस्पुर ब्रैकेट में पेशावर लिख देना, पाकिस्तान की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। एक तो राजधानी ये थी, दूसरी राजधानी कनिष्क ने अपनी क्या बनाई थी दोस्तों? दूसरी राजधानी कनिष्क ने बनाई थी अपनी मथुरा। कौन सी बनाई थी? मथुरा। इसने दो राजधानियां अपनी बनाई थी, एक तो बनाई थी पुरस्पुर और एक दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? मथुरा अपनी राजधानी बनाई थी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दो कैपिटल थी इसकी, ये भी कैपिटल थी दोस्तों और ये भी कैपिटल थी किसकी? कनिष्क की। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो रही होगी बात, दो कैपिटल थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इसने पाटलिपुत्र के ऊपर हमला किया था, पाटलिपुत्र का जो शासक था उसको इसने हराया। पाटलिपुत्र के ऊपर इसने हमला किया और पाटलिपुत्र के शासक को इसने हराया और पाटलिपुत्र के शासक को हराने के बाद वहां से उसने जीत के रूप में जिस व्यक्ति को प्राप्त किया था उसका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था? अश्वघोष, जो इसका कोर्ट पोइट बना था, राज दरबारी कवि था, जिसका आगे चल के बहुत विद्वान आदमी था, बहुत विद्वान आदमी था अश्वघोष। तो इसने अश्वघोष को कहां से प्राप्त किया था? पाटलिपुत्र की लड़ाई को जीतने के बाद इसने अश्वघोष को प्राप्त किया था। एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने कश्मीर की जो जीत है, कश्मीर की जो विजय प्राप्त की थी, कश्मीर पर भी इसने हमला किया था। किसने? कनिष्क ने। मैं यहां पर लिख देता हूं ये सारे पॉइंट। कश्मीर पर भी इसने हमला किया था और इस पर विजय प्राप्त की थी इसने कश्मीर पर, और कश्मीर पर विजय जो प्राप्त हुई थी दोस्तों इसे, उस कश्मीर विजय का जो आपको उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा राजत रंगड़ी में। किसमें मिलेगा? राजत रंगड़ी। तो यहां पर हम ऐसे लिख देंगे कश्मीर विजय का उल्लेख, विजय का उल्लेख कहां पर मिलेगा आपको? राजत रंगड़ी। और ये राजत रंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? राजत रंगड़ी के लेखक हैं कल्लहड़। कौन है? कल्लहड़। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजत रंगड़ी जो पुस्तक है, जो बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय कल्लहड़। राजत रंगड़ी बुक रिटन बाय कल्लहड़। ठीक है, तो एक ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसने कश्मीर के अंदर कौन से शहर की स्थापना की थी? कनिष्कपुर। किसकी? कनिष्कपुर। तो कनिष्कपुर जो शहर था वो कनिष्क के द्वारा बसाया गया था। और ये कहां पर बसाया गया था दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में ही इसके द्वारा बसाया गया था। तो एक ये वाली पॉइंट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी आपको याद रखनी है। क्लियर है यहां तक का पॉइंट? मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ रही होंगी कि कश्मीर विजय का उल्लेख इसके किस तरीके से हुआ है। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके पॉइंट दरबार में क्या थी, इसके टाइम पीरियड में क्या थी, कि इसके टाइम पीरियड में बहुत सारे विद्वान रहते थे इसके दरबार में। काफी सारे विद्वानों के नाम मिलेंगे इसके दरबार में। ये भी कहा जाता है कि इसके दरबार को बुद्धिजीवियों का दरबार कहा जाता था। ऐसे पूछा जा सकता है, बुद्धिजीवियों का दरबार इसके दरबार को कहा जाता था। तो ये बुद्धिजीवी कौन कौन थे, मैं एक एक करके सबकी चर्चा करता हूं यहाँ पर आपके साथ। एक तो बुद्धिजीवी रहेंगे इसमें, सबसे पहले मैं नाम लूंगा यहाँ पर चरक। किसका नाम लेंगे? चरक। देखो यहां पर चरक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये चरक थे कौन? चरक जो थे ये एक सर्जन थे। कौन थे ये? सर्जन थे। सर्जन बोले तो हिंदी में बोलेंगे इनको शल्य चिकित्सक। ये पेपर में अगर हिंदी में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे हिंदी में जरूर लिख लेना, ठीक है ना? चिकित्सक। ये कौन थे? शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक जानते हो, ये चीड़फाड़ करने वाले डॉक्टर होते हैं। मतलब आपके कहीं लग गया, कुछ पक गया तो काट पीट के आपका चीरा लगा दिया, उन्हें शल्य चिकित्सक बोलते हैं। तो ये कौन थे? चरक शल्य चिकित्सक थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। हम कनिष्क पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये बात याद रखनी है आपको, कनिष्क के दरबार में थे। और इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा था, जो टेक्स्ट इनके द्वारा लिखा गया था, उसका नाम क्या था? चरक संहिता। क्या नाम था? चरक संहिता इस टेक्स्ट का नाम था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। इसके बाद अगर दूसरे में यहां पर बात करूं तो दूसरे जो थे उनका नाम था अश्वघोष। अभी मैंने नाम लिया था आपको अश्वघोष। ये भी काफी नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अश्वघोष की अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने बताया था कि अश्वघोष थे वो कौन थे? इनके कोर्ट पोइट थे। कौन थे? कोर्ट पोइट। कोर्ट पोइट को हम क्या बोलेंगे? दरबारी कवि। क्या थे? दरबारी कवि थे।
अब ये कोर्ट पोइट थे, दरबारी कवि थे, तो इसका मतलब इन्होंने कुछ कविताएं इन्होंने कुछ किताब वगैरह लिखी होंगी। तो हाँ दोस्तों, इनकी किताबें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इनकी एक किताब का नाम है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, ये बुद्ध चरित्र जो किताब है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है और इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। कौन से धर्म का दोस्तों? बौद्ध धर्म का इसको क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है और इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? महाकाव्य इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करोगे। एक तो इनकी ये किताब थी, एक किताब थी सौदरानंद। देखोगे सौदरानंद, एक किताब का ये नाम लिखोगे दोस्तों। एक किताब का नाम लिखोगे वज्र सूची। वज्र सूची, ये 3 किताबों के नाम लिखोगे। यहां पर 3 किताबों के नाम लिखोगे फटाफट से, बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और वज्र सूची। ये 3 किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी? बुद्ध अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। एक किताब और लिख लेते हैं यहां पर, सूत्रालंकार। कौन सी? सूत्रालंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 किताबों के नाम हैं, अश्वघोष की 4 किताबें हैं। देखो पेपर में किताबें बहुत आती हैं और ये किताबें जब भी पूछेगा वो पेपर वाला, वो एंशिएंट इंडिया से ही पूछेगा, एंशिएंट हिस्ट्री से ही पूछेगा और हम किताबें भूल जाते हैं। इसलिए सारी किताबों को ठीक से लिख लो भाई, फटाफट से नोट करो। बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। सौदरानंद, वज्र सूची और सूत्रालंकार, 4 किताबें हैं अश्वघोष की। ठीक है, चारों किताबें अश्वघोष के द्वारा लिखी गई हैं। आगे लिखोगे इसमें अश्वघोष के बाद, मैं रफ कर देता हूं, जगह नहीं है इस पर, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट लिखोगे विश्वामित्र। नेक्स्ट लिखोगे इसमें विश्वामित्र। विश्वामित्र, अब देखो विश्वामित्र और अश्वघोष के बारे में मैं वैसे अलग से और बताऊंगा आपके लिए अभी थोड़ा सा, लेकिन विश्वामित्र जो थे वो एक तरीके से कहा जाए कि जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति में अलग से लिखूंगा पॉइंट अभी, ये किसके समय में हुई थी? ये कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो उस कश्मीर के कुंडलवन में जो चौथी बौद्ध संगति थी, उसके जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वसुमित्र है दोस्तों, ये विश्वामित्र नहीं है, वसुमित्र है। ठीक है, वसुमित्र नाम सही लिख लेना, वसुमित्र। वसुमित्र के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। किसकी? जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, जिसमें राजा कनिष्क थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और जबकि अध्यक्ष कौन थे उसमें? वसुमित्र थे। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनकी किताब भी याद रखनी है आपको। इनकी किताब का नाम है महाविभास सूत्र। इनकी किताब का नाम लिखोगे महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र। ठीक है, इनकी किताब का नाम है और इस किताब को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो उसको मैंने क्या बताया था अभी दोस्तों, उसको मैंने बताया था महाकाव्य। किसको बताया था? बुद्ध चरित्र को महाकाव्य। और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? विश्वकोश बोल रहा हूं। किसका बोल रहा हूं? बौद्ध धर्म का बोल रहा हूं। किसका बोल रहा हूं? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? महाविभास को कहा जाता है और महाविभास सूत्र को कहा जाता है। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? वसुमित्र के द्वारा लिखी गई थी। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। चलो वो तो मैं अलग से भी लिखाऊंगा अभी आपके लिए। आप देखोगे एक और का नाम ले लेते हैं यहां पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम है नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी तो चारों ही इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन मैं इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता हूं। नागार्जुन की दोस्तों बात करें तो नागार्जुन एक दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक। और दार्शनिक को इंग्लिश में क्या होते हैं? फिलोसफर। और इसके अलावा ये वैज्ञानिक भी थे, ये एक साइंटिस्ट भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया। ये वैज्ञानिक भी थे और ये दार्शनिक भी थे। कौन? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे?
कनिष्क के दरबार में थे और इन्होंने एक किताब लिखी है दोस्तों जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। क्या नाम है? माध्यमिक सूत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल स्टार पॉइंट लगा के नोट पॉइंट में लिखना इस पॉइंट को। और ये माध्यमिक सूत्र जो किताब है इसके अंदर इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है दोस्तों? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। किसका? फिजिक्स में पढ़ते हैं ना हम सापेक्षता का सिद्धांत। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। इनकी किताब कौन सी है? माध्यमिक सूत्र है। ठीक है, इनकी तुलना किससे की गई है? नागार्जुन की तुलना किससे की गई है? इनकी तुलना की गई है मार्टिन लूथर से। किससे की गई है? मार्टिन लूथर से इनकी तुलना की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर से इनकी क्या की गई है दोस्तों? तुलना की गई है मार्टिन लूथर से। किसकी? नागार्जुन की। और इनको क्या कहा गया है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। क्या कहा गया है? आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है दोस्तों? नागार्जुन को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। मैंने स्टार पॉइंट ऐसे नहीं लगाया, हर बार क्वेश्चन आता है पेपर से। दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, माध्यमिक सूत्र पुस्तक लिखी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, आइंस्टीन इनको भारत का कहा जाता है, मार्टिन लूथर से इनकी तुलना की जाती है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, सारा पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो आगे पॉइंट में आते हैं हम। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि हम कनिष्क की बात कर रहे थे, तो कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की कौन सी संगति हुई थी दोस्तों? चौथी संगति हुई थी। कौन सी हुई थी? फोर्थ काउंसिल। कौन सी हुई थी? फोर्थ काउंसिल ऑफ बौद्धिज्म। ठीक है, फोर्थ काउंसिल ऑफ बौद्धिज्म। बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके समय पर हुई थी? कनिष्क के समय पर हुई थी। और ये संगति कहां पर हुई थी दोस्तों? कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में, वैसे मैं सारा करा चुका हूं। और कश्मीर में कहां पर? कुंडल वन में हुई थी दोस्तों। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन था यहां पर? जैसे मैंने अभी लिखाया था आपको, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों यहां पर? उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों यहां पर? उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। देखो, ये चौथी जो बौद्ध काउंसिल हुई थी, चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इस चौथी बौद्ध काउंसिल में जो बौद्ध धर्म था, जो कौन सा बौद्ध धर्म जो था, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट्स का नाम था दोस्तों हीनयान, और एक पार्ट्स का नाम था महायान। एक पार्ट्स का नाम था महायान। जिसको हीनयान महायान समझ नहीं आते, वो मेरी महात्मा बुद्ध जो मैंने बौद्धिज्म रिलीजन पढ़ाया है उसमें आके वीडियो देखे, मैंने दोनों को डिस्क्राइब किया है कि इन दोनों का मतलब क्या है। तो हीनयान और महायान दो पार्ट्स में, दो संप्रदाय में, दो सेक्ट में डिवाइड हो गया बौद्ध धर्म। कौन सी काउंसिल में? चौथी बौद्ध काउंसिल में ये हो गया। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि इसमें कनिष्क जो था वो कौन से संप्रदाय को मानने वाला था, कौन से सेक्ट को मानने वाला था? तो इसमें कनिष्क जो था वो मानने वाला था महायान को। किसको मानने वाला था? महायान को ये मानने वाला था। तो यहां से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पहली बात। और बौद्ध धर्म में भी कौन से उसको मानता था? महायान संप्रदाय को मानता था। तो ये बात तो आपको यहां से बिल्कुल कट टू कट क्लियर रखनी है। यहां पर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, बौद्ध धर्म वाली यहां से क्लियर हो गई। ठीक है, आगे देखोगे इसमें क्या लिखा है इसके बारे में। कनिष्क के बारे में दिया गया है कि कनिष्क ने एक सिल्क रोड का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था दोस्तों? सिल्क रोड। देखो, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिल्क रोड का निर्माण किसने कराया था? सिल्क का मतलब होता है रेशम, और ये रेशम के रोड का निर्माण जो कराया था, मतलब रेशम का नहीं बनवाया था रोड। एक्चुअल में क्या था इसका मीन्स मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मैंने अभी फिगर बनाया था, आपको जल्दी से फिर बना लेते हैं। जैसे देखोगे, देखो आप सभी लोग ट्राई किया करोगे, फिगर बना के ज्योग्राफी पढ़ोगे, काफी मजा आएगा आपको। क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूं अपनी क्लास में फिगर पे ज्यादा फोकस करता हूं मैं ज्योग्राफी के पर। ठीक है, जिससे कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो देखो यहां पर जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, वो ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये वाला इंडिया है ऊपर वाला, तो यहां पर क्या है? चाइना था। ठीक है, चाइना में एक्चुअल में था क्या? रेशम। क्या था यहां पर? रेशम होता था।
इसके बाद देखोगे यहाँ पर जो बड़े यहाँ पर कबीले थे, जो बड़ी डायनेस्टी थी इस टाइम पर, एक तो चाइना में डायनेस्टी थी, चाइनीज डायनेस्टी, एक पार्थियन थी। पार्थियन का मतलब पर्शियन, जो ईरान वाले क्षेत्र में था, और एक रोम का था। मतलब इस तरीके से अगर यहां जाओगे तो यहां आप ईरान ले सकते हो, पार्थियन, और एक दूसरा यहां पर क्या ले सकते हो, रोम ले सकते हो। तो एक्चुअल में था क्या कि जो रोम और पार्थियन थे, इन दोनों के बीच में कभी मतलब बनती नहीं थी, इनमें झगड़ा था। तो ये किसको सपोर्ट नहीं करते थे, पार्थियन ईरानी रोम को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब रेशम आएगी और रोड यहां पर होकर जा रहा है तो ये जाने नहीं देंगे। और ये पार्थियन अब किसके कंट्रोल में आने वाला था, कनिष्क के कंट्रोल में आ गया था। किसके में, कनिष्क में। तो रोम वालों को किससे अच्छे संबंध बनाने थे, कनिष्क से। अगर रोम के संबंध अच्छे किससे बन जाए, कनिष्क से, तो उनको यहां से रेशम लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए देखोगे रोम इससे इसलिए संबंध बनाने थे एक्चुअल में कि कनिष्क ने ही सिल्क रोड का निर्माण कराया था, रेशम जिसके थ्रू जाता था। तो कनिष्क ने ये बनाया था रोड। तो ये भारत में होकर इस तरीके से, भारत में होकर यहां से तक्षशिला से यहां से होता हुआ यहां तक ये रोड जाता था। यहां पर आप तक्षशिला लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम, तक्षशिला, पाकिस्तान, तक्षशिला। और यहां पर आप पर्शियन लिख सकते हो, पर्शियन, वैसे तो इसे हम ईरान भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे होता हुआ ये कहां को जा रहा था, यूरोप को जा रहा था। यूरोप लिखना, ठीक है। ये रोड कहां के लिए जा रहा था, यूरोप। इसका नाम क्या है दोस्तों, सिल्क रोड। कौन सा रोड है, सिल्क रोड, ठीक है। सिल्क रोड इसको मैं बोलूंगा। ये सिल्क रोड जो था ये कितने किलोमीटर का था, 7000 किलोमीटर का था। कितने किलोमीटर का था, 7000 किलोमीटर का था। और इस सिल्क रोड का निर्माण किसने कराया था भाई, कनिष्क ने निर्माण कराया था। कनिष्क को ऐसे ही नहीं बोला जाता इंपॉर्टेंट शासक, बहुत सारे रीजंस हैं कनिष्क को बोले। तो 7000 किलोमीटर के 7000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं आपको कि कहां से होकर सिल्क रोड जा रहा था और इसका क्या इंपॉर्टेंस था। रट्टा जरूर मारा होगा आपने कि सिल्क रोड का निर्माण इसने कराया था, लेकिन ये नहीं पता होगा कि कहां से आ रहा था, क्या डिस्टेंस थी और क्या मीन्स था इसका, और क्यों यहां तक इस तरीके से रोम को कनिष्क की खुशामद करनी पड़ती थी। तो ये क्लियर हुआ है आपका मेरे ख्याल से डाउट। अब देखोगे कनिष्क जो था ये कला प्रेमी भी बहुत था, कला से भी बड़ा प्रेम था। तो ये मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा नोट डाउन, आपने फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखोगे कनिष्क ने जो स्टेच्यू बनवाए थे अपने यहां पर, वो स्टेच्यू इसने 2 प्रकार की आर्ट का यूज किया था। देखोगे यहां पर देखोगे कि कनिष्क ने अपनी मूर्ति कला में 2 प्रकार की, अपने लिखोगे कनिष्क ने मूर्तियों में 2 प्रकार की कला का प्रयोग किया था, ठीक है। जो स्टैच्यू बनवाए थे, स्टैच्यू, इसमें 2 प्रकार की कला थी। कौन कौन सी, एक तो थी गांधार कला, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की मीन समझाऊंगा। और एक दूसरी कौन सी थी, मथुरा कला। कौन सी थी दोस्तों, मथुरा कला। ये 2 कला का यूज किया था इसने, 2 तरह की ये आर्ट थी, गांधार कला और मथुरा कला। सबसे पहली बात इन दोनों के मीन्स क्या होती है। बहुत लोगों ने गांधार पढ़ा है, ये पढ़ा है, लेकिन इसका मीन्स आज तक नहीं पता। सबसे पहली बात, ये जो गांधार कला थी ये इंडो ग्रीक कला थी। कैसी थी, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक का मतलब है कि ये यूनान से आई थी और भारत में डेवलप हुई थी, इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक थी। दूसरी बात, जो मथुरा कला थी ये प्योरली इंडियन थी। कैसी, प्योरली इंडियन कला थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मथुरा कला थी ये प्योरली इंडियन कला थी। इसमें जो स्टैच्यू बनता था गांधार कला में, ये सैंड स्टोन का बनता था। किसका बनता था, सैंड स्टोन का बनता। सैंड स्टोन को आप हिंदी में बोलोगे बलुआ पत्थर। किसका बनता था, बलुआ पत्थर का इसमें स्टैच्यू बनता था। जबकि मथुरा कला में जो स्टैच्यू बनता था वो लाल पत्थर का बनता था, रेड स्टोन का बनता था। किसका बनता था, रेड, लाल पत्थर का, ठीक है, लाल पत्थर का इसमें स्टैच्यू बनता था, ठीक, क्लियर। अब देखो गांधार कला में जो फोकस था वो ह्यूमन के ऊपर था। किसके ऊपर था, ह्यूमन। मतलब क्या था कि अगर गांधार कला की आप ये देखोगे, स्टैच्यू देखोगे, महात्मा बुद्ध के गांधार कला के जो बने हुए स्टैच्यू है, इसमें जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, मानव का जो शरीर है, किस तरीके से बनावट है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। उसमें आपको महात्मा बुद्ध की मुंह की पसलियां, मुंह की हड्डियां, ये पसलियां, और यहां पर मतलब एक एक चीज आपको दिखाई देगी उसके अंदर। मतलब
बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा दिखाई देगा। तो गांधार कला में एक्चुअल में ह्यूमन स्ट्रक्चर पर फोकस है। स्ट्रक्चर किस पर है? ह्यूमन स्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, ठीक है। जबकि इसके अंदर जो फोकस किया गया है वो ह्यूमन स्ट्रक्चर पर नहीं किया गया, वो आत्मावादी फोकस है एक तरीके से। इसको आत्मावादी को स्पिरिचुअल बोलता हूं मैं। क्या? स्पिरिचुअल। आप देखोगे जो मथुरा कला है, और मथुरा कला में जो बुद्ध की मूर्ति होंगी उसमें पीछे आपको चक्र बना हुआ मिलेगा, धर्म के ऊपर चक्र बना हुआ मिलेगा, धर्म की बात होंगी, स्पिरिचुअल बात होंगी। तो यहां पर इसमें किसका यूज हुआ है? स्पिरिचुअल चुअल पर फोकस किया गया है। किस पर फोकस किया गया है? यहां पर ह्यूमन स्ट्रक्चर पर, और यहां पर स्पिरिचुअल पर फोकस किया गया है। गांधार कला जो है ये एक तरीके से कहा जाए तो ये रियलिस्टिक कला है, मतलब ये वास्तविक वो है, रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक। और ये कैसी है? आइडियलिस्टिक, मतलब इमेजिनरी है, आइडियलिस्टिक, कि ऐसा हो सकता था, वो वाली कहानी है इसके अंदर, मथुरा कला के अंदर। तो ये कैसी है? रियल है कि ऐसा है, और ये कैसी है? ऐसा हो सकता था, मतलब यथार्थ में चले जाते हैं, यहां पर यथार्थवादी हो जाती है जब हम किसी चीज को सोचने लगते हैं, चाहे वो होना ऐसी, तो वो मथुरा कला के अंदर है। यहां पर क्या है? ये एक तरीके से चीज है, आपको दिख रही है, अर्थवादी चीज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियलिस्टिक। आप देखोगे एक बात तो यहां पर क्लियर होगी कि अगर आपसे पूछे पेपर में कि बताइए महात्मा बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनी हुई है वो किस कला की बनी हुई है, वो मथुरा कला की है या गांधार कला की है, तो पहले कौन सी कला डेवलप हुई है? गांधार कला। कौन सी हुई है? गांधार कला। तो महात्मा बुद्ध की पहली जो मूर्ति बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? गांधार कला की मूर्ति बनी हुई है। पहली बात तो आपको ये क्लियर रखनी है, ठीक है। दूसरी बात ये क्लियर रखनी है, ये गांधार कला है ये कहां कहां पर डेवलप हुई है? तो ये एक तो पेशावर में डेवलप हुई है, एक ये बमनियन, बमनियन अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, वहां पर डेवलप हुई है, तो उसका भी नाम लिख लोगे। और एक जगह का नाम और लिखोगे, तक्षशिला। तो यहां पर पॉइंट लिखोगे कौन कौन से इसके केंद्र हैं गांधार कला के? पेशावर, तक्षशिला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं बता रहा हूं, और ये बामियन, बामियन। और ये कहां पर है बामियन? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। और ये दोनों के दोनों कहां पर है? ये पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है? पाकिस्तान, ठीक है। तो ये गांधार कला कहां पर डेवलप हुई है? इसमें ये दिखाया गया। मथुरा कला कहां पर डेवलप हुई है? इसमें ये दिखाया गया। अब देखो कनिष्क की जब डेथ हो जाती है तो कनिष्क की डेथ होने के बाद में कोई ऐसा शासक नहीं होता है जो पूरे कुषाण वंश को संभाल सके। फिर जो शासक आएंगे वो ऐसे आएंगे कि पूरी तरीके से नहीं संभाल पाएंगे। कनिष्क के बाद जो इसका उत्तराधिकारी होगा उसका नाम होगा वाशिष्ठ। इसके बाद जो बनेगा राजा उसका नाम होगा होबिष्ठ। और इसके बाद जो बनेगा उसका नाम होगा वसुमित्र प्रथम। तो ये इस तरीके के शासक कुछ आएंगे, लेकिन इनमें कुछ दम नहीं होगा, और कुषाण डायनेस्टी धीरे धीरे क्या कर जाएगी? पूरी कोलैप्स कर जाएगी, पूरी कुषाण डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। मतलब कुषाण डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन रहेगा? कनिष्क रहेगा। और सबसे रियल फाउंडर किसे बोला गया है? भीमकटविशस को। मेरे ख्याल से क्लास काफी लंबी हो चुकी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं चाहता हूं कि इस क्लास को आप 2 बार देखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, और मैंने पूरा पढ़ाया है इसके अंदर भाई। इसमें कुछ नहीं छोड़ा है जो आपके पेपर में आएगा और मैंने नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। क्लियर है भाई यहां तक का? चलो मैं लेता हूं आपसे टाटा बाय बाय, चलता हूं मैं आपसे, मैं अच्छे से पढ़ना। गुड नाइट।